नमस्कार। गोलतंत्र के इस स्पेशल एपिसोड में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। हालांकि आज फ्रेम में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक खास शख्सियत जरूर हैं। इस वक्त मैं वैशाली की धरती पे हूं और लक्ष्य सैनिक स्कूल के निदेशक मुन्ना सर इस वक्त मेरे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आज मेरे साथ ज्वाइन करके? सबसे पहले तो आपका रिएक्शन। बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वैशाली ज़िला की पवित्र धरती पर आप आए हैं और आपकी पत्रकारिता मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप देश के नौजवानों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच। वैसे मुन्ना सर जो है हमेशा अप्रिसिएशन में आगे रहते हैं और हम लोग मिलकर कई इनिशिएटिव में एक साथ वैशाली की धरती पे नज़र भी आए हैं। चाहे इंटरनेशनल वीमेंस डे पे उन महिलाओं को इकट्ठा करना हो जो ग्राउंड लेवल से जुड़ी हैं, या फिर सिंगिंग स्टार ऑफ बिहार जो एक मेरा रियलिटी शो था, सर का एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन थी। उस पहल में भी सर की एक अहम योगदान मुझे दिखी। लेकिन आज जिस पहलू को लेकर मैं आपके बीच हूँ, ये पहलू अपने आप में गंभीर है। वैशाली की धरती ने न जाने देश को किन किन मसलों को लेकर एक नई राह दिया, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वैशाली की धरती पे बच्चे जो हैं शिक्षा से दूर हो रहे हैं। और इस विषय को आज मैं एड्रेस इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुन्ना सर ने मुझे बताया कि दरअसल जिस धरती पे हम रहते हैं, उस धरती पे जब कभी भी संकट होती है किसी मुद्दे को लेकर, तो उस मुद्दे पर बातचीत करना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी हो चला है। और ऐसे में जिस तरीके से कोविड का सिचुएशन इस देश में बना, इस सिचुएशन ने बच्चों को शिक्षा से दूर कैसे किया, इस पहलू को लेकर इस वक्त मुन्ना सर ख़ास तौर पे मेरे साथ जुड़े हैं और कोशिश करेंगे कि जरा वैशाली की धरती पे जो तमाम अधिकारी लोग हैं या फिर जो तमाम शिक्षा जगत में योगदान दे रहे शख्सियत लोग हैं, उन लोगों की भूमिका कितनी मुश्किल होती चली गई, उन भूमिका पर जमकर बातचीत हो और ज़रा इन संदर्भ को हम समझने की कोशिश करें कि आखिर कैसे इस संकट से हम निकल सकते हैं। मुन्ना सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से स्थिति बन रही है कोविड को लेकर, सरकार के तमाम गाइडलाइंस देख ले या फिर एक नीति के ज़रिए या फिर नीयत के ज़रिए बच्चों को शिक्षा व्यवस्था के करीब लाया जा सकता है, या फिर इन सारी स्थिति को अगर हम भूल जाएं तो हमारी और आपकी एक क्या जिम्मेदारी बनती है कोविड के सिचुएशन में, जिसके ज़रिए हम बच्चों को शिक्षा के करीब रहने दें, बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार वाला जो एक कहते हैं कि एक राइट है, जो अधिकार है, वो अधिकार न छीने। क्या दिख रहा है इस वक्त वैशाली की धरती पे स्थिति? मैं आपको दूसरी बात धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि एजुकेशन के मामले में हर आदमी बात करना आज की डेट में नहीं चाहता है। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिसके ज़रिए लोगों का दरवाज़ा खुलता है, अंधेरा से उजाला की तरफ जाता है। सर, आज का दौर पिछले 2 वर्षों से कोई भी आदमी एजुकेशन पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों का पढ़ाई कहाँ से कहाँ चला गया, इस पर लोग सोच नहीं पा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग आज मीडिया में बैठे हुए हैं वो लोग भी एक स्कूल से होकर कहीं ऊपर गए होंगे। अगर उन्हें गुरु नहीं मिलते तो शायद वो पढ़ लिख करके आज मीडिया वाले नहीं बन पाते, आज वो पत्रकार नहीं बन पाते। ज़रूरत है वैसे पत्रकार को जो आज एजुकेशन पर बात करें। हम हाजीपुर जैसे छोटे से शहर में रहते हैं। यहाँ का पिछला 2 साल से जो सिस्टम बना हुआ है कोविड को लेकर के, हर स्कूल को बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा। उन जगहों को बंद कर दिया गया जहाँ से बच्चों को सिखाया जाता है, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहाँ बच्चों को संस्कार दिया जाता है। मैं नहीं समझता हूँ कि स्कूल से बेहतर बच्चों को मास्क लगाना, हाथ को साफ सफाई करवाना, 2 गज़ की दूरी बनवाना, इससे बेहतर कहीं जगह होगा जहाँ के कोई लोग सिखा सकते हैं। आज मार्केट में चले जाइए सर, हर जगह मार्केट में आपको छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग विज़िट कर रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लॉकडाउन होने के वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। जो निम्न वर्गीय लोग हैं, आज उनके साथ जो सिचुएशन है, जो स्थिति बनी हुई है, बेचारे कई महीनों तक अपने घर में रह गए, काम नहीं कर पाए, उनका रोज़ी रोटी ध्वस्त हो गया। बेचारे का अगर बच्चा 1 या 2 जो 7, 8 या 9th में पढ़ने वाला बच्चा था, आज के डेट में जब दुकान खुला या व्यवसाय वो करना शुरू किए छोटा छोटा, आज के डेट में वो बेचारे अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं।
यानी वो बच्चा जिसकी आंखों में एक रोशनी थी, जिन बच्चों के आंखों में एक उज्जवल भविष्य का कामना था कि शायद हम भी पढ़ लिख करके कोई बढ़िया इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, समाज के लिए नेक काम कर सके, हम भी शायद पत्रकार बन सके, हम भी एक शिक्षक बन सके, वो बच्चों के आंखों में सपना चकनाचूर हो गया लॉकडाउन के होने की वजह से। वो अपने पापा के सपना को साकार करने में आज के डेट में जुट गया है। उनके घर में छोटी छोटी बहन है, दादी है, बूढ़े दादी हैं, दादाजी हैं, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनके लिए दवाई का व्यवस्था करना, घर में खाना कैसे चलेगा उसका व्यवस्था करना, इन तमाम पहलुओं पर बच्चा, गार्जियन, सभी लोग जब देखा जाए तो बहुत ही परेशान है। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि स्कूल से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ाई से वंचित हो गए, स्कूल से बिल्कुल अलग हो गए और जीवन में वो कभी फिर पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पिछले 2 वर्षों से, क्योंकि कई बच्चे ऐसे पढ़ते थे जो पढ़ाई अब नहीं कर पा रहे हैं। परिस्थिति उनकी है कि 2 परिस्थिति है। पहला परिस्थिति, उनके पास पैसा नहीं है जो पैसा दे करके पढ़ाई कर पाए। दूसरा परिस्थिति, खाने पे लाला पड़ा हुआ है, परेशान हैं लोग, घर के लोग, अगर काम करेंगे तब खाना हो पाएगा, 2 शाम की भोजन हो पाएगा। तो इस बातों को जब देखा जा रहा है तो लग रहा है कि नहीं, बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो गया, बहुत सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। और ये बिल्कुल कहा नहीं जा रहा है। आप ग्राउंड लेवल पे जाइए और ग्राउंड लेवल पर जा कर के देखिए सिकंदर सर की बहुत सारे ऐसे गार्जियन आपको मिलेंगे, माँ मिलेगी, बहनें मिलेंगी, भाई मिलेंगे, जिनके आंखों में आंसू आ जाएगा कि शायद हमारे पास पैसा होता, शायद ये लॉकडाउन की स्थिति नहीं होती, शायद ये कोविड नहीं आता तो हमारा बच्चा भी पढ़ता। तो ये बहुत सारा परेशानियों का सामना सर देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो ओपनिंग रिमार्क्स मुन्ना सर के द्वारा जो दिया गया, एक बड़े पर्सपेक्टिव को ओपन अप यहाँ पे ज़रूर करेगा। और सबसे गंभीर हो जाता है, जो वैशाली के लोग इस वक्त इस वीडियो फुटेज को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से इस बात का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। आप इस बात को मान लीजिए कि एक पीढ़ी को आप ख़त्म करने के लिए आज कदम बढ़ा रहे हैं। और ज़िला पदाधिकारी कह ले, शिक्षा पदाधिकारी कह ले, या फिर तमाम नेता, विधायक, सांसद कह ले, ये सब लोग जो हैं एक पीढ़ी को ख़त्म करने के लिए सब लोग मिले हुए हैं। नहीं तो वैशाली की धरती पे क्यों इतनी बड़ी क्राइसिस आ गई कि कोई बच्चा पढ़ाई से दूर जा रहा है और हम कोई पहल नहीं कर पाए? क्या हम इतने सामान्य हो गए हैं कि हम अपने बच्चों के बारे में एक बार ख्याल तक नहीं ला सकते हैं? देखिए, गोलतंत्र का जिक्र मैं करूँगा बार बार। ये तंत्र जब आराम से जब सब कुछ लोगों को परोसना शुरू कर दे तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपके सामने एक संकट बड़ी स्थिति होगी। मुन्ना सर, हम लोग बड़े आम तौर पे सरकार पे सवाल उठाते हैं, सवाल उठना भी चाहिए। आम लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इसमें बढ़ चढ़कर एक भूमिका अदा करें। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाई ना मिल पाना, सरकार की लापरवाही कितना आप मानते हैं? अधिकारियों की लापरवाही कितना आप मानते हैं? क्या अधिकारी फ्रंट फुट पे आके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? साफ 2 टुक में उनका संदेश है कि कोविड अगर है तो कोविड वाले सिचुएशन में हम बच्चों को पढ़ाई से दूर नहीं होने देंगे, चाहे स्थिति कितनी भी संकट वाली हो। खाना ना मिलना एक अलग मसला हो सकता है, सरकार द्वारा अनाज भी दिया जा रहा है। इन तमाम स्थिति के बीच आप कहाँ देख रहे हैं सरकार के तमाम अधिकारियों को? दोस्त की जब बात किया जाए तो सर सरकार से लेकर सभी लोग इसके दोषारोपी हैं। अगर जब देखा जाए तो मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा करोड़ों अरबों रुपए लगा करके चैनल को स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन बच्चे उससे वंचित हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा बहुत सारे स्कूलों के माध्यम से दी जा रही है, परंतु जब देखा जाए सर, ये प्रैक्टिकल लेवल से सोचा जाए, बहुत ज़्यादा इधर उधर करके नहीं, एकदम ध्यान में दे करके कि बच्चों के पास मोबाइल उन बच्चों के पास हो सकता है जो परिवार से थोड़ा सा परिपूर्ण हो, जो अच्छे परिवार के हैं। ऑनलाइन पढ़ाई उन परिवारों में ही सक्सेस हो सकता है, सफल हो सकता है, जिनके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। भाई बहन अगर पढ़ा लिखा है, अपने भाई को वो बता सकें, पिताजी उनको बच्चों को बता सके कि बेटा ऐसे बैठ करके पढ़ो, ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो मोबाइल से ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। शायद इसका जो कमी है वो हमारे समाज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सर आज के दौर में
जब हमारा 21वीं सदी के दौर से हम गुजर रहे हैं, देखना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका एक सपना है कि हम ठेला ही चलाएं, हम सब्ज़ी ही बेचें, हम मजदूरी ही करें, लेकिन अपने बच्चों को कम से कम पढ़ाएं। और पढ़ा भी रहे थे, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहे थे। और ऐसे ऐसे लोगों का बच्चा भी पढ़ लिख कर बहुत अच्छा पद पर भी गया है। मैं देख रहा हूँ अपने नज़र में कई ऐसे लोग हैं। अब समस्या है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से वो पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कैसे पढ़ना है। मोबाइल अगर दे भी दिया गया तो मोबाइल में जितना ही अच्छाई चीज़ है उससे कई गुना ज़्यादा बुरा है। और जो बच्चा होता है, जिसको बनने और बिगड़ने का जो उम्र होता है, मेरे ख्याल से 12 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र होता है, जो बच्चा बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। अगर इस उम्र में बच्चों को सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो बच्चा बेहतर तरीके से जीवन में कुछ ना कुछ बन जाएगा। अगर नहीं मिलता है, सवाल थोड़ा डिफरेंट है मुन्ना साहब। मेरा सवाल है कि जिस तरीके से एक ज़िला में डीएम है, शिक्षा पदाधिकारी है, ये लोग क्या वाकई मतलब एजुकेशन फील्ड के लिए चिंतित है? क्या उनको इस बात का दुख होगा कि बच्चे जो है पढ़ाई आज छोड़ दिए हैं और वो जो है अपने पिताजी का मदद कर रहे हैं, अपने वो कार्य कर रहे हैं जिस कार्य से उनका परिवार चलता है, और पिता को उतना जानकारी नहीं होगा कि बच्चे का भविष्य कितना मतलब डैमेज हो रहा है। चक्कर है उनका तो जैसा काम है, मान लेते हैं कोई लिट्टी बेचने वाले ही हैं, एक एग्जाम्पल, अगर लिट्टी बेचने वाले पिताजी अगर अपने बच्चे को लिट्टी बेचने के लिए अगर आज ले लिए हैं उस कार्य में अपने बच्चे को, कितनी बड़ी संकट अगर है, तो एक शिक्षक के नाते आप इस बात को देख रहे हैं। एक अधिकारी क्या देख रहा है या वो देख ही नहीं रहा है? क्या वो इस समस्या के करीब है ही नहीं कहीं, और ज़िला में वो बाबूजी कहला रहे हैं? देखिए, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई अधिकारी शिक्षा विभाग को अगर संभाल रखा है तो क्या सरकार का योजना को लागू करना ही उनका ड्यूटी है, या फिर इस तरह की बन रही चुनौतियां भी उनके सामने घर कर रखा है? जहाँ तक अधिकारी के मामले में देखा जाए तो मुझे लगता है कि अधिकारी लोग इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ध्यान देते तो शायद गांव में बहुत सारा ऐसा स्पेस है जहाँ की 2 गज़ की दूरी बैठा करके शिक्षकों को बताया जाता। 1-1 घंटा कम से कम शिक्षक अपने अपने गांव में कार्यशाला लेते, पाठशाला लेते और बच्चों को पढ़ाने का काम करते। कट टू कट अगर अधिकारी को अगर मैसेज में कन्वे करना चाहूँ, क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस बड़ी संकट में? देखिए, मेरा सीधा कहना है कि अगर कोई अधिकारी अगर शिक्षा विभाग की कमान अगर संभाल रखा है तो संकट भरी स्थिति में उन्हें आगे निकल कर आने की ज़रूरत है। देखिए, बार बार हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे वो किसी न किसी विषय को लेकर एड्रेस करते हैं, एक विज़न लोगों से शेयर करते हैं। उनके भाषण को बेशक लोग कहते हो कि साहब वो टेलीप्रॉम्प्टर पे देते हैं, आके पढ़ते हैं, लेकिन ये सच तो है कि जिस मुद्दे को लेकर आते हैं और जिस पर्सपेक्टिव में बातों को रखते हैं, एक विज़न लोगों के पास जाता है। और शायद हम और आप सोच नहीं सकते जितना मोदी जी उस विषय को लेकर आपके सामने चीज़ों को रखते हैं। क्या इस संकट भरी स्थिति में इस ज़िला में, मैं ख़ास तौर पे वैशाली का जिक्र कर रहा हूँ, वैशाली ज़िला में क्या ज़िलाधिकारी आकर कभी सामने बोलेंगे कि शिक्षा में ये क्राइसिस है और इस क्राइसिस से निपटने के लिए हम ये काम कर रहे हैं जिससे कि हमारे ज़िला का कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे? मुन्ना सर, मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्या कट टू कट मैसेज है जिसके ज़रिए उन्हें इंस्पिरेशन मिले? अधिकारियों से इंस्पिरेशन हमें नहीं मिलने वाली है, ये बात तो हम मान के चल रहे हैं। अगर अधिकारी इतने आदर्श होते तो शायद वैशाली ज़िला में कम से कम ये तस्वीर नहीं बन रही होती कि बच्चे कोविड के वजह से पढ़ाई से दूर हो जाएं। आप तमाम व्यवस्था करिए ना, आप दूर क्यों हैं? आप क्यों एक गांव में जाके आप नहीं बैठे? क्यों उन बच्चों के साथ आप नहीं बैठ रहे हैं जो बच्चे आज पढ़ाई से दूर हो गए हैं? एक बार आप पहल तो करिए, अपने दफ्तर से बाहर तो निकलिए। आप शिक्षा के अधिकार के कानून की बात करते हैं ना, मैं कह रहा हूँ आप एक बार एक गांव में ही बैठ जाइए ना, एक संदेश तो देने की कोशिश कीजिए। मुन्ना सर, कट टू कट क्या एडवाइस होगा सो दैट कि ये लोग कुछ काम करें? जी, देखिए, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए हर गांव में सर 5, 7, 10 गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल के भी टीचर हैं। आप अगर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, गवर्नमेंट उसको पिछले 2 वर्षों से बैठा करके पैसा दे रहे हैं, वो 5, 7 या 10 टीचर आपस में बैठ करके गांव के ही बच्चों को निःशुल्क 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम अगर वो शिक्षा दें तो मैं समझता हूं कि ये परेशानी नहीं आएगी।
किस तरीके से? एक तो कोविड का हमें पालन भी करना है। कोविड का पालन करना है सर, बच्चों को 2 गज़ की दूरी पर ले करके उसको काम करवाना है। अगर मान के चलिए कि एक गांव में 10 बच्चे हैं और 100 बच्चा पढ़ने वाला है, तो हम 10-10 बच्चों को तो कम से कम आराम से रख सकते हैं ना सर, घर की तरह। और गाँव के गाँव कोई ऐसा नहीं कि कोविड का शिकार है, हम देख लेंगे कि अगर वो परिवार कोविड का शिकार है तो हम उनसे दूरी बना करके थोड़ा सा काम करने की कोशिश करेंगे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन उनको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद जो बच्चे स्वस्थ हैं, जो परिवार बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनके लिए तो हम काम कर ही सकते हैं ना सर, आराम से काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट एक तरफ कर रहा है कि आपको विद्यालय आना ज़रूरी है, आखिर स्कूल में जाकर को क्या करेंगे, कोई तो काम है नहीं। काम तो गांव में करवाना है ना, हर गांव में 5-10 ऐसे शिक्षक हैं, अगर वो चाहेंगे उनके लिए। मेरा ये अपना सोच है, और मेरा सोच अगर है, मैं डीएम साहिबा या फिर जितने भी लोग अधिकारी लोग हैं, अगर मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं और मुझसे अगर पर्सनली पूछने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारा मेरे पास ऐसा आइडिया है जो कि मैं बताऊंगा। और एक ग्राउंड लेवल पर ये इसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सर कोविड के वजह से जो विद्यालय बंद है, विद्यालय बंद रहे लेकिन बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगा सर, 100% सर। बस उसको करने की तमन्ना है। मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से कि आप भूल गए अपने दिनों को, जिस समय शिक्षक के पास आप जाते थे, हाथ जोड़ते थे कि सर ये प्रश्न नहीं आ रहा है मुझे बताइए, और आज वो दिन भूल गए क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उन बच्चों के भविष्य के बारे में ज़रा सोचिए सर आप, जहाँ बच्चों की आंखों में सपना है कि मैं भी पढ़ करके आपकी तरह आईएएस बन सकूं, आईपीएस बन सकूं, शिक्षा अधिकारी बन सकूं। क्या उनके लिए कुछ सोचने की तमन्ना सर नहीं है आपके पास? मैं समझता हूं कि आपको भी सोचना चाहिए। आप जब बने हैं, आपके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जो गाँव में है, उनके लिए सोचिए और बेहतर सोचिए, और सोचने की ज़रूरत है। ऑल राइट, एक तो पहलू ये हो गया कि चलिए अधिकारियों की पहल क्या हो रही है। बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, समय की भी कमी है यहाँ पे। लेकिन दूसरा पहलू कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है कि आखिर गार्जियन कहाँ हैं। इस बात को तो मान के चलते हैं कि गार्जियन बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं शिक्षा को लेकर, वो सिर्फ पैसा दे सकते हैं, बच्चों को कह सकते हैं कि आप पढ़ो, लेकिन बहुत कुछ नहीं योगदान दे सकते हैं। मुन्ना सर, क्या संदेश होगा इन लोगों से जो ख़ास तौर पे अपने बच्चों को पढ़ाई से दूर रख रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ पढ़ाई को एक अधिकार नहीं समझता हूँ। पढ़ाई को लेकर मैं कोई बड़े लोगों का यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा कि उनका विचार क्या था, पढ़ाई कितना पावरफुल चीज़ है, नहीं साहब। लेकिन अगर एक शब्द में अगर जिक्र करूँ तो एक पीढ़ी को बचाने की कोशिश इस पढ़ाई के ज़रिए की जा सकती है। जो जीवन बर्बाद हो रहा है, एक जीवन बर्बाद होने का क्या अर्थ है, आप इसको समझिए। किसी को नौकरी नहीं मिलता है, पैसा नहीं कमा पाता है, वो जीवन कितना सामान्य तरीके से जीता है। स्वास्थ्य की स्थिति जब सामने होती है तो उसके पास पैसा नहीं होता है, वो किसी अच्छे अस्पताल में नहीं जा सकता है। सरकार तो इतने हमारी महान है कि मतलब वो लोग व्यवस्था देने के बाद भी व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, तो व्यवस्था पे सवाल है। मुन्ना सर, उन गार्जियंस के लिए क्या संदेश है जो गार्जियन भी उसका हिस्सा बन रहे पढ़ाई छुड़ाने को लेकर? उन बच्चों के करीब हैं वो गार्जियन, लेकिन उनको एहसास नहीं है कि जीवन के लिए कितना खतरा है। आपका सीधा संदेश उन गार्जियन के लिए? वैसे अभिभावक के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाइए। आप काम से लौटते हैं अगर शाम में अगर सक्षम आप खुद हैं, आपकी मैडम सक्षम हैं, तो दोनों आदमी बैठ कर के बच्चों को 2 घंटा कम से कम पढ़ाने की कोशिश कीजिए, बच्चों को सिखाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आसपास में कोई पढ़े लिखे युवा हैं, नौजवान हैं, या फिर कोई भी अधिकारी टाइप का ही आदमी है, उनके पास जाइए, हाथ जोड़िए, विनती कीजिए कि हमारा बच्चा है, हमें भी 2 घंटा, वो 1 घंटा, आधा घंटा कम से कम आपके मार्गदर्शन में बच्चों को पढ़ाइए सर, कुछ कीजिए ताकि उनका भी बच्चा पढ़े। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों का पढ़ाई बिल्कुल छोड़वाइए नहीं, क्योंकि यह पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा। जिस मुसीबत से आप गुजर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका बच्चा उस मुसीबत से नहीं गुजरे, इसीलिए पढ़ाई करवाना ही बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे एक आखिर संदर्भ में बात करना चाहूँगा। मुन्ना सर, जब कभी भी कोई संकट होती है तो एक आंदोलन की शुरुआत होती है, क्रांतिकारी पहल होती है। क्या समझ रहे हैं इस स्थिति में क्रांतिकारी पहल अगर हो? देखिए, ये लोग इतने ऐसे लोग हैं जो जिनको आप घर पे जाके नॉक भी करिएगा ना, ये लोग उठने वाले नहीं हैं। अधिकारी लोगों की स्थिति तो इतनी ख़राब है कि इनको कितना भी आप फ़ोन कर दीजिए, समस्या बता दीजिए, ये इतने मतलब मस्त लोग हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैशाली की धरती से मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं स्थिति देखता हूँ, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, क्रांतिकारी अगर पहल यहाँ पे देखी जाए
क्या शिक्षकों को जगाने की ज़रूरत है, या फिर क्या धरना प्रदर्शन की भी स्थिति बन सकती है, या फिर ये तमाम स्थिति को छोड़ दें? अगर हम आंदोलन क्रांतिकारी का जिक्र ना करें तो क्या लग रहा है, इतनी सामान्य तरीके से चीज़ें शुरू हो सकती है, या फिर वाकई हमें एक देशभक्त के रूप में यहाँ पे जन्म लेने की ज़रूरत है और तब जाके इस समस्या से निपटारा होगा? सबसे पहले तो हमें अपने कर्तव्य को जानना होगा। अगर हम एक शिक्षक हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें 30 दिन के बाद 31वां दिन सरकार के द्वारा पैसा मिले, ये जानना बहुत ज़रूरी नहीं है। ये जानना ज़रूरी है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो आंदोलन मुझे लगता है करने की ज़रूरत नहीं है सर। लोगों को अपना ज़मीर को सिर्फ़ और सिर्फ उत्पन्न करने की ज़रूरत है, ज़मीर को जगाना है। हर आदमी अपना अपना ज़मीर को जगा दे और ये लोग सोचे कि हमारा ये कर्तव्य है कि मुझे 5-10 लोगों को कम से कम जागरूक करना है, 5-10 लोगों को प्रतिदिन पढ़ाना है, नया चीज़ सिखाना है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर रहेगा। आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। चलिए, गोलतंत्र में हालांकि इस पर्सपेक्टिव को लेकर मैं आपके बीच बातचीत किया, लेकिन अब जरा उन पहलुओं को समझने का भी है जिन पहलू के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि स्थिति इस वक्त क्या बन रही है। ख़ास तौर पे मैं उन गार्जियन से जुड़ना चाहूँगा, उन माता पिता से जुड़ना चाहूँगा जो इस वक्त उन बच्चों के बेहद करीब हैं और बच्चे जो हैं शिक्षा से दूर हैं। ऐसे स्थिति में अब सीधे चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर। जी, तो ग्राउंड रिपोर्ट में तस्वीरें क्या है? वैशाली के धरती पे इस वक्त मौजूद हूँ और वैशाली के उन बच्चों के पास हूँ जिनका उम्र जो है इनसे ही जानेंगे। बेशक मैं 6 वर्ष के नीचे के बच्चे से बात नहीं करूँगा, 6 वर्ष के ऊपर के बच्चे से बात करूँगा, क्योंकि शिक्षा के अधिकार कानून में इस बात का जिक्र है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है सरकार शिक्षा देगी। इन बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। तो ये बच्चे जो हैं 6 से 14 के बीच के ही बच्चे हैं। बच्चे, आपका नाम क्या है? शिवम राज। शिवम राज। और आपका नाम? नंदिनी कुमारी। नंदिनी और शिवम 2 बच्चे हैं जो इस वक्त मैं इनसे बात करूंगा और इससे स्थिति दरअसल समझने की ज़रूरत है हमें। इनके ठीक बगल में इनकी दीदी बैठी हैं, इनसे भी बात करूंगा। शिवम, आपका उम्र कितना है? 7 साल। 7 साल पक्का कि 7 साल से भी छोटे? 7 साल। अच्छा, आप कितना समय पहले पढ़ाई करते थे और अब क्या कर रहे हैं, बताइए ज़रा। पढ़ाई कहीं कर रहे हैं? पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? मम्मी नाम नहीं लिखवाई है। मम्मी नाम नहीं लिखवाई? सरकारी स्कूल में भी नहीं लिखवाई? क्यों? नहीं जानते हैं। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते थे पहले? पढ़ती स्कूल में। पढ़ती स्कूल में, अब नहीं पढ़ते हैं? अच्छा, तो शिवम, आपका पढ़ने का मन करता है? यस। अच्छा, पढ़ने का मन करता है, तो अब क्यों नहीं जाते हैं स्कूल? मम्मी लोग क्या बोलते हैं, पापा लोग क्या बोलते हैं? मम्मी बोलती है पैसा नहीं दिया तो यहीं रहो। अच्छा। बुलाते हैं तो बोलते हैं नहीं जाएंगे, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है इसलिए नहीं जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में तो पैसा नहीं लगता है ना? सरकारी स्कूल में नहीं लगता है। तो नंदिनी, आप मुझे बताइए, आपका पढ़ने का मन करता है क्या? हाँ। पढ़ने का मन करता है? अच्छा, तो अभी से अगर नाम लिखा दिया जाए तो पढ़ने जाएंगे आप? हाँ। तो मम्मी पापा लोग आपको क्यों नहीं भेजे स्कूल में? बहुत दूर है, अभी घर से टीसी नहीं आया है। घर से क्या नहीं आया है? टीसी। क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा है। जन्म तिथि। अच्छा, जन्म तिथि नहीं आया तो नाम नहीं लिखाया आपका। और मम्मी पापा लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं यहाँ आएगा वो स्कूल से ही कल के, तो यहाँ इतने पर ये नाम लिखा देंगे। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए, पहले आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे? नहीं, सरकारी में। आप प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं गए? अच्छा, तो अब आप क्या मन है कि नाम लिखा जाए तो आप पढ़ने जाएंगे ना? हाँ। अच्छा, चलिए इनके बड़ी जो दीदी है इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? काजल कुमार। तो आप बताइए, ये बच्चा जो है 7 साल का हो गया है ना, और ये भी, इसका उम्र क्या है? 10 साल। तो ये लोग पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? अभी घर से टीसी नहीं आया है। अच्छा, इसका पैसा जमा नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं किया। तो आपके मम्मी पापा लोग इनका नाम पहले प्राइवेट में लिखा रखे थे, तो क्यों नाम कटवा दिए? पैसा के चलते नहीं जा रहा। मतलब मम्मी पापा लोग का अर्निंग जो है बहुत कम है। हाँ। तो आप एक बात बताइए, अब आगे का क्या प्लान है? ये लोग का नाम कहीं लिखाएगा?
हाँ सरकारी में। सरकारी में ही लिखाएगा, है ना। लेकिन अभी कितने दिन से ये लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? अभी ना ही पढ़ाई कर रहा है कितना दिन। ये बच्चों को देखने के बाद देखिए, ये बच्चे थोड़ा सा नहीं भी बोल रहे हैं, ये एक सच तो है। लेकिन इसकी असल सच्चाई क्या है? जब आप ग्राउंड ज़ीरो पे जाएंगे तो ऐसे बहुत से बच्चे मिल जाएंगे जो सिर्फ कोविड के बहाने जो है आज पढ़ाई से दूर हो गए हैं। दो पहलू है। पहला पहलू तो ये कहता है कि साहब आप दुकान में देखिए, दुकान की स्थिति इतनी मतलब जर्जर स्थिति में है कि इन बच्चों को सही से परवरिश करना भी बहुत मुश्किल है। और ऐसे में इस पहलू को कौन समझाएगा कि लोगों के लिए जो है नौकरी ज़रूरी है, लोगों के लिए रोज़गार ज़रूरी है, और रोज़गार के साथ इन बच्चों की ज़िम्मेदारी सही शिक्षा की। तो आप ऐसे में कहीं ना कहीं देखेंगे तो अधिकारियों पे सवाल सबसे ज़्यादा उठेगा कि इनके जो गार्जियन हैं वो तो चलो अपने हिसाब से इनको कर रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन अगर एक बच्चा, एक छोटा सा मासूम बच्चा, शिवम जैसा बच्चा अगर विद्यालय के चौखट तक अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो अधिकारी के साथ साथ उन सरकारी शिक्षकों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है कि इन बच्चों के घरों तक आए और इनको प्रेरित करे कि कैसे विद्यालय के चौखट तक ये पहुँचे। इसके बाद अगर आप नज़र लेकर जाएंगे तमाम स्थिति पर, तो स्थिति दरअसल हमने ऐसा बना दिया है अपने वैशाली ज़िला में कि इन बच्चों से कोई पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ाई करोगे कि नहीं पढ़ाई करोगे। अगर ये शिवम जैसा बच्चा पढ़ाई अगर नहीं कर रहा है तो फिर इनकी स्थिति को कोई देखने वाला नहीं है कि आखिर ये बच्चा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। सवाल ये सिर्फ छोटा इसलिए नहीं हो जाता है क्योंकि शिक्षा के अधिकार कानून का जिक्र है इस देश में। सवाल छोटा इसलिए भी हो जाता है कि हम अपने भारत की जो महानता है वो महानता की तस्वीर किस रूप में परोसना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, लेकिन वैशाली ज़िला में ऐसे कई बच्चे होंगे जिन बच्चों के ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि दरअसल शिक्षा को कैसे यहाँ की शासन प्रशासन जो है बच्चों से दूर रखने में पूरी कोशिश कर रही है। जी नमस्कार, मैं प्रमोद चौरसिया। आज हमारे बीच शिकेन शेखर सर जो नामी पत्रकार हैं, वो वैशाली ज़िला में कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, कहाँ क्या कमी है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, इस पर गहन मंथन के बीच लिए हमारे बीच आए हैं। हमसे अपना विचार इन्होंने सुझाव मांगा है। तो मेरे समझ में एक अभिभावक के रूप में जब से ये कोरोना संकट आया है तब से वैशाली जिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश और वैश्विक मंदी से गुजर रहा है, जिसमें हम अभिभावक दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो हमें अपने परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है और दूसरे हम जो अपने बच्चे को जहाँ सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते थे वहाँ जो है कोरोना गाइडलाइन के तहत आज पढ़ाई बंद है। बहुत सारे प्राइवेट संस्थान या केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय में तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बच्चे पढ़ पा रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के निम्न समाज के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते थे उनका पढ़ाई लगभग चौपट हो चुका है। और इसमें मेरा मानना है कि अगर प्राइवेट विद्यालय वाले ऑनलाइन क्लास करा सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय ऑनलाइन क्लास करा सकते हैं, तो हमारे बिहार सरकार के भी जो विद्यालय है वो या तो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो या उच्च विद्यालय हो, वहाँ पर भी संसाधनों की कमी नहीं है, शिक्षकों की कमी नहीं है। केवल अधिकारियों
और ये क्या कहते हैं, सरकार की मनसा की कमी है। अगर वो चाहें तो निश्चित रूप से वहाँ भी जो है ऑनलाइन क्लास हो सकता है और गरीब गुरबे के बच्चे भी जो है आज उनका भी पढ़ाई बाधित नहीं होगा। तो खास करके मैं वैशाली जिला के नहीं, बिहार के, पूरे बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों से विनम्र आग्रह करता हूँ कि वो जो है जिस काम के लिए सरकार उनको रखी है, वेतन देती है, हर एक तरह की सुविधा दी है, और आज अगर उनके वजह से बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है तो निश्चित रूप से उनको जो है चिंतन करना चाहिए। और मेरे जैसे एक साधारण अभिभावक के रूप में उनको सोचना चाहिए कि थोड़ी सी उनकी मानसिकता जगे और गरीब के बच्चे भी उनके प्रयास से ऑनलाइन क्लास करें, ऐसी आपसे नम्र विनती है। आगे भी जब हमें अगर किसी शिक्षा से जुड़े अधिकारी पदाधिकारी से मिलने का भी मौका मिलता है तो निश्चित रूप से मैं उनके साथ बैठकर इसी तरह का निवेदन करूंगा। और अगर मेरी बात केंद्र सरकार और बिहार सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक अगर जा रही हो तो उनसे भी मेरा नम्र आग्रह है, विनती है कि गरीबों के बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए मेरी बातों को गंभीरतापूर्वक लेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।